हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, महेंद्र महिला कॉलेज, गोपालगंज। आप लोगों के सामने एक वीडियो प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से यह बताने का प्रयास करूंगा कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र का क्षेत्र, उसके विभिन्न दृष्टिकोण, परिभाषाएं और प्रकृति या स्वभाव के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा। ये वीडियो खासकर बीए पार्ट 1 इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और लाभ उठाएं। तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन यानी हम जो नित्य दिन विभिन्न कार्य करते रहते हैं, कुछ न कुछ कार्य हर समय करते रहते हैं, उन सभी कार्यों में से वे कार्य जो कार्य करने से किसी आय की प्राप्ति होती है या आय का व्यय करना पड़ता है, तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी धन का आदान प्रदान करने वाली जो भी क्रियाएं हैं, वो सब आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र में प्रमुख 6 भागों में बांटा गया है: उत्पादन, उपभोग, विनिमय, राजस्व, निवेश और वितरण। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु अथवा सेवाओं की उपयोगिता को बढ़ा दिया जाता है। यानी कम उपयोगी वस्तु को अधिक उपयोगी वस्तु बना देना, अनुपयोगी वस्तु को उपयोगी बना देना, वस्तु का मूल्य को यानी मूल्य में वृद्धि कर देना, किसी भी कम महत्व की वस्तु को अधिक महत्वपूर्ण बना देना, ये उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के इस भाग में हम उत्पत्ति के नियम और उत्पादन से संबंधित विभिन्न प्रकार के जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, गेहूं से आटा बनाना, आटा से बिस्किट बनाना, ये सब उत्पादन कहलाता है। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु अथवा सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग कर लिया जाता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करते हैं, क्योंकि उसमें उसकी आवश्यकता संतुष्टि की शक्ति पाई जाती है। अतः उपभोग की क्रिया द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवाओं की उपयोगिता को कम कर दिया जाता है, यानी उसकी उपयोगिता का दोहन कर लिया जाता है, उपभोग कर लिया जाता है। जैसे कि उपभोग करते हैं, जैसे डेस्क, टेबल, बेंच की उपयोगिता का उपयोग करना, भोजन करना। इस तरह से अनेक वस्तुएं हैं जिसका हम नित्य दिन उपभोग करते हैं, और उपभोग करने से उन वस्तुओं की उपयोगिता दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है। इसे हम उपभोग की क्रिया कहते हैं। विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसके माध्यम से कम महत्व की वस्तु से अधिक महत्व की वस्तु का आदान प्रदान करते हैं। यानी कम उपयोगी वस्तु का अधिक उपयोगी वस्तु से आदान प्रदान करते हैं। कोई भी दो व्यक्ति समान महत्व की वस्तुओं से अदला बदली करने का प्रयास नहीं करते हैं। इसलिए यदि मान लिया जाए किसी एक व्यक्ति के पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है, तभी अदला बदली संभव हो सकता है। यानी एक व्यक्ति के पास कम महत्व की वस्तु है, दूसरे व्यक्ति के पास अधिक महत्व की वस्तु है, तभी अदला बदली संभव है। जैसे कि हम लोग बाज़ार जाते हैं हर समय कुछ न कुछ वस्तु और सेवाएं खरीदने के लिए। वस्तु और सेवाओं के खरीदने के लिए कुछ मूल्य व्यय करना पड़ता है, और जो मुद्रा हम व्यय करते हैं उस समय जब हम बाज़ार जाते हैं खरीदने के लिए, तो मुद्रा के महत्व हमारे लिए कम हो जाता है,
और जिस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं उसका महत्व अधिक रहता है, जिसके कारण हम अपने पास जो धन होता है, मुद्रा होती है, उसको हम दे देते हैं और उसके बदले वस्तुएं प्राप्त करते हैं। तो इसे विनिमय कहते हैं। विनिमय के माध्यम से हम केवल वस्तुओं का ही अदला बदली नहीं करते, बल्कि उत्पादन के साधनों की भी अदला बदली करते हैं। जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सब उत्पादन के साधन हैं और इसके उपयोग के बदले, यानी इसके अपने परिश्रम के बदले इन्हें जो पुरस्कार मिलता है वो भी अदला बदली कहलाता है। जैसे हम किसी मज़दूर को अपने यहाँ काम करवाने के लिए लाते हैं तो हम उस मज़दूर को नहीं खरीद पाते, बल्कि उसके श्रम को खरीदते हैं और उसके बदले में कुछ राशि व्यय करते हैं। उसके बदले में उसे पुरस्कार के रूप में हम राशि देते हैं, तो उसे हम कहते हैं विनिमय। उसी तरह से जब हमारे पास पूंजी की कमी होती है, पूंजी किसी से उधार लेते हैं तो उसके बदले हमें ब्याज चुकाना पड़ता है। तो इस तरह से हम उत्पादन के साधनों की भी अदला बदली करते हैं और इसके विभिन्न सिद्धांत और नियमों के बारे में हम इस भाग में पढ़ते हैं, विनिमय के भाग में। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी पूंजीगत साधनों का उत्पादन किया जाता है। ऐसे पूंजीगत साधन जिसका उत्पादन होता है ताकि भविष्य में उससे किसी उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन हो सके, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर, सिलाई मशीन, वाहन इत्यादि। इन सब के उत्पादन में जो राशि और धन व्यय करते हैं उसे निवेश कहते हैं। इस भाग में यानी निवेश जो आर्थिक क्रिया है, इस भाग में हम अर्थशास्त्र में निवेश के विभिन्न नियम, निवेश के सिद्धांत के बारे में हम अध्ययन करते हैं। राजस्व वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा हम सरकार के आय और व्यय का अध्ययन करते हैं। सरकार भी अपने आय प्राप्त करने के लिए विभिन्न लोगों से विभिन्न प्रकार के टैक्स वसूलते हैं और सरकार के पास जो धन जमा होती है उससे फिर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सरकार व्यय करती है। तो किस प्रकार धन प्राप्त करते हैं और किस प्रकार फिर उसे व्यय करते हैं, उनके विभिन्न सिद्धांतों और नियमों के बारे में हम इस भाग में अध्ययन करते हैं। वितरण वह आर्थिक क्रिया है जिसके द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों के उसके पारिश्रमिक का वितरण किया जाता है। पारिश्रमिक वितरण के भी विभिन्न सिद्धांत हैं, विभिन्न नियम हैं। उन नियमों के अनुसार विभिन्न साधनों का पारिश्रमिक का वितरण करते हैं। जैसे भूमि या मकान, इस जो लगान प्राप्त करते हैं, रेंट, श्रम के उसके उपयोग के बदले यानी उसके परिश्रम के बदले जो पुरस्कार मिलता है उसको मजदूरी कहते हैं। पूंजी के बदले जो पुरस्कार दिया जाता है उसे ब्याज कहते हैं और शेष जो उद्यमी के पास बच जाते हैं वो लाभ कहलाता है, जो कि उद्यमी का हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इनके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र के कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। अर्थशास्त्र के प्राचीन काल से लेकर के अभी तक जितने भी अर्थशास्त्री हुए हैं उन सब का दृष्टिकोण अलग अलग पाए गए हैं। प्राचीन अर्थशास्त्री जैसे अर्थशास्त्र को संगठित करने का श्रेय एडम स्मिथ को है। सबसे पहले एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को संगठित कर अर्थशास्त्र विषय का एक नाम दिया है, जिसे कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। अतः उन्होंने अपने एक सुप्रसिद्ध पुस्तक जो 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया। उनका मानना था, उन्होंने अपनी परिभाषा में अर्थशास्त्र को
धन का विज्ञान कहा। उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उनके समय में जो अन्य अर्थशास्त्री थे उन्होंने भी अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान ही बताया। उसके बाद सन 1890 ईस्वी में एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल ने अपना विचार प्रस्तुत किया अर्थशास्त्र के संबंध में, और उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है। उन्होंने अर्थशास्त्र के से अधिक मानव को महत्व दिया, और उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा, उनकी एक पुस्तक है 1890 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। उन्होंने अपनी परिभाषा में कहा कि अर्थशास्त्र में मनुष्य के उन सभी सामाजिक और व्यक्तिगत कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसका मानव कल्याण से घनिष्ठ संबंध होता है। तो इस तरह से प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र को कल्याण का विज्ञान बताया है, मानव कल्याण का, भौतिक कल्याण का विज्ञान। और उनका कहना था कि मानव कल्याण का मतलब भौतिक कल्याण है। ठीक उसके बाद प्रोफेसर रॉबिन्स आए और उन्होंने 1932 ईस्वी में अपनी एक सुप्रसिद्ध पुस्तक एन एसेज ऑन सिग्निफिकेंस नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में कहा कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। चयन का विज्ञान का तात्पर्य उनका ये था कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित है, आवश्यकताओं में भी मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है क्योंकि साधन सीमित हैं। जो आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती है उसका मनुष्य सबसे पहले पूरा करना चाहते हैं, और जो आवश्यकताएं कम महत्वपूर्ण होती हैं उसे बाद में पूरा करते हैं, क्योंकि उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन सीमित है। दूसरी तरफ साधनों का भी वैकल्पिक उपयोग होता है, यानी एक ही साधन, उपभोग का एक ही साधन विभिन्न कार्यों में प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे कोयला फैक्ट्री में भी प्रयोग किया जा सकता है, बिजली उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है, और कुछ दिन पहले तो रेलवे यानी यातायात के साधनों में भी उपयोग किया जाता था। तो इस तरह से उनका एक तार्किक सिद्धांत है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है, चयन का विज्ञान है। उन्होंने दुर्लभता का विज्ञान भी बताया। उनका मानना था कि जो साधन सीमित है उन्होंने इसे दुर्लभ साधन के रूप में संबोधित किया। उनका मानना था कि साधन दुर्लभ होते हैं क्योंकि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित है, अतः उनका सीमितता का अर्थ दुर्लभता से है। ठीक उसके बाद प्रोफेसर सैमुएल्सन आए और उन्होंने कहा कि नहीं, अर्थशास्त्र का विषय आज सिर्फ दुर्लभता या कल्याण या धन नहीं रह गया है, बल्कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये अध्ययन करते हैं कि जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध है उसका विकास कैसे किया जाए। यानी उन्होंने तकनीक पर भी बल दिया और साधनों का विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने विकासवादी सिद्धांत दिया प्रोफेसर सैमुएल्सन ने। ठीक उसके बाद प्रोफेसर मेहता आए जो कि आधुनिक विचारधारा माने जाते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित है। आवश्यकताओं को हम बांध नहीं सकते, आवश्यकताएं अनंत हैं, संतोष की ज़रूरत है। यदि मनुष्य संतोष कर ले तो उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सकती है, क्योंकि साधन तो सीमित ही रहेंगे। कभी भी साधन आवश्यकता की तुलना में पर्याप्त संभव नहीं है, इसलिए मनुष्य की इच्छाओं को कम करना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने अर्थशास्त्र की विभिन्न परिभाषाओं को इंगित किया। चलिए इसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका स्वभाव कैसा है। तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र एक कला भी है, क्योंकि विज्ञान
कारण और परिणाम का बोध कराता है। विज्ञान एक वास्तविक विज्ञान भी हो सकता है, आदर्श विज्ञान भी हो सकता है। वास्तविक विज्ञान उसको कहते हैं जिससे किसी भी घटना के कारण और उसके परिणाम का बोध हो। जैसे कि हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु हम ऊपर उछालते हैं तो वो ऊपर नहीं जा कर के नीचे चली आती है, ज़मीन पर आ गिरती है। इसका कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल, भूमि की गुरुत्वाकर्षण बल। तो भूमि की गुरुत्वाकर्षण बल कारण है और नीचे आना उसका परिणाम है। ठीक उसी तरह से हम अर्थशास्त्र में भी कह सकते हैं कि मांग के नियम, यानी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से मांग की में कमी हो जाती है और वस्तु की कीमत में कमी होने से मांग में वृद्धि हो जाती है। अतः वस्तु की कीमत में घटना और बढ़ना मांग में कमी और वृद्धि का कारण है और मांग में कमी और वृद्धि उसका परिणाम है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र भी एक तरह से वास्तविक विज्ञान है। हम विभिन्न क्षेत्रों में इस तरह से देख सकते हैं। जैसे उत्पादन के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में जब हम किसी वस्तु के उत्पादन में जैसे जैसे श्रम की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, उसकी सीमांत उत्पादकता में कमी आने लगती है। कारण क्या है कि जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ाते हैं तो श्रम की जो उत्पादन की क्षमता है, सीमांत क्षमता, वो घटते चले जाती है, क्योंकि कुछ श्रम आरामदेह महसूस करने लगते हैं और वे मन से काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उत्पादन के क्षेत्र में भी वास्तविक विज्ञान साबित होती है। उपभोग के क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जैसे जैसे हम किसी वस्तु की प्रत्येक इकाई का उपभोग करते चले जाते हैं, यानी अतिरिक्त इकाई का उपभोग करते चले जाते हैं, वैसे वैसे उसकी बढ़ी हुई इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है। यानी किसी स्टॉक में जैसे जैसे वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, उस स्टॉक का महत्व यानी सीमांत महत्व घटता चला जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि स्टॉक में वृद्धि होना कारण है और उसके महत्व में कमी होना उसका परिणाम है। यानी अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करना एक कारण है और सीमांत उपयोगिता का कम होना उसका परिणाम है। तो हम कह सकते हैं कि उपभोग के क्षेत्र में भी ये साबित होता है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। विनिमय के क्षेत्र में भी जैसे जैसे हम अतिरिक्त इकाइयों को खरीदने के लिए जाते हैं, वैसे वैसे एक अतिरिक्त इकाइयों के खरीदने से हमारे संतुष्टि का स्तर जो है कम होते चले जाता है, सीमांत स्तर, और इस तरह से हम अतिरिक्त इकाइयों को खरीदने से मना कर देते हैं। ठीक उसी तरह से हर क्षेत्र में, वितरण में भी और राजस्व में भी यह लागू होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। ठीक उसी तरह से अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ कारण और परिणाम ही नहीं बताता है। आदर्श विज्ञान का अर्थ है कि विज्ञान ये भी सिखाती है कि जो समस्या है उसका समाधान कैसे किया जाए। तो अर्थशास्त्र में भी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाता है। यदि भारत में बेरोजगारी है तो उसके कारण क्या है ये भी बताती है, और उसे कैसे दूर किया जा सकता है ये भी अर्थशास्त्र बताती है। तो हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान भी है और अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान भी है। इसीलिए प्रोफेसर फिंडले सिराज ने भी कहा है अर्थशास्त्र कभी वास्तविक रूप में है और कभी आदर्शात्मक रूप में। चलिए अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र कला कैसे है। तो कला किसी कार्य को अच्छे ढंग से करने की रीति को हम कला कहते हैं। कोई भी कार्य जब अच्छे ढंग से करते हैं तो उसको हम कला कहते हैं। अर्थशास्त्र में भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको करके साबित किया गया है कि अर्थशास्त्र भी अर्थव्यवस्था को
सुदृढ़ करने के लिए, अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए, अर्थव्यवस्था में वृद्धि लाने के लिए, तेज़ी लाने के लिए ऐसे बहुत सारे सिद्धांत और नियम हैं जिसका लाभ उठा करके हम अर्थव्यवस्था को समृद्ध बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला भी है। तो इस तरह से साबित होता है कि अर्थशास्त्र एक कला भी है और एक विज्ञान भी। अर्थशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बिना आर्थिक क्रियाओं के हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं और इस तरह से अर्थशास्त्र का महत्व हमारे जीवन में सबसे अधिक है। अर्थशास्त्र का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। बिना अर्थशास्त्र के ज्ञान का हम अपना स्वतंत्र जीवन और अच्छे जीवन जीने में असमर्थ हैं। चलिए आज इतना ही, फिर आगे। थैंक यू।